Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon. देखिए प्रीवियस क्लास में वी कंप्लीटेड विद द क्रिस्टल थ्योरी, ऑक्टाहेड्रल एज वेल एज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए हमने कंप्लीट कर ली थी। आप सब लोगों को एक बार क्विकली रिकॉल करवा देता हूँ व्हाट वर द मेन टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस थ्योरी जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर रहे थे। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए। एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे आज हम बेस्ड अपॉन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बस 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि व्हाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड, तो उसका रीजन पढ़ेंगे और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्रिस्टल थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीएफटी का जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कि मेटल एटम के जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर ऑल डीजेनरेट, दे आर ऑल ऑफ सेम एनर्जी टिल द लिगेंड्स आर नॉट अप्रोचिंग द मेटल एटम। जब तक कोई लिगेंड मेटल एटम को अप्रोच नहीं कर रहा, मेटल एक आइसोलेटेड नॉन बॉन्डेड स्टेट में बैठा हुआ है, तब तक पांचों ऑर्बिटल एक जैसी एनर्जी के होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। लेकिन व्हेन द लिगेंड्स स्टार्ट अप्रोचिंग द मेटल एटम आइदर इन एन ऑक्टाहेड्रल और अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जब भी लिगेंड मेटल एटम को अप्रोच करते हैं तो मेटल एटम के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड दे आर स्प्लिटेड इनटू टू डिफरेंट सेट्स ऑफ एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल में भी ये स्प्लिटिंग होती है और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था टेट्राहेड्रल में भी ये स्प्लिटिंग होती है। एंड इवन स्प्लिटिंग तो स्क्वायर प्लेनर में भी होती है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपके क्लास 12 के लेवल पे नहीं, सो आप कभी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। स्क्वायर प्लेनर में आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में तो दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है ना, T2G और AG। स्क्वायर प्लेनर में 3 स्प्लिटेड सेट्स बन जाते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं रखा गया है। तो ऑक्टाहेड्रल में आप सब लोगों को ये याद रखना है कि when the 6 ligands approaches the metal atom, they approaches along the axis। ठीक है, आपको ये इमेजिन करना है कि मेटल एटम इज रिसाइडिंग एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल्स लेके मेटल एटम ओरिजिन पे बैठा हुआ है और लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। तो एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्योंकि लिगेंड्स का अप्रोच अलोंग द एक्सिस होता है, तो एक्सियल ऑर्बिटल्स पे ज्यादा रिपल्शन पड़ता है और नॉन एक्सियल पे कम पड़ता है। एक्सियल आर रेज्ड इन एनर्जी एंड द नॉन एक्सियल आर रिलेटिवली लोअर्ड इन एनर्जी। दो ऊपर चले जाते हैं, EG सेट बन जाते हैं, और 3 नीचे आ जाते हैं, T2G सेट बन जाते हैं। और इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप को क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है और डेल्टा O से रिप्रेजेंट करा जाता है ऑक्टाहेड्रल के केस में। बट टेट्राहेड्रल में हम लोगों ने देखा था कि टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड्स का अप्रोच होता है ना, द 4 लिगेंड्स व्हेन दे अप्रोचेस द मेटल एटम, दे डू सो फ्रॉम बिटवीन द एक्सिस। वो एक्सिस के अलोंग नहीं, एक्सिस के बीच में से आते हैं। और इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्यूब के बॉडी सेंटर पे कोऑर्डिनेट एक्सिस रख के फिर आपको चीजें समझाई थी कि क्यूब के ऊपर वाले फेस के अपोजिट डायगोनली अपोजिट एंड्स पे और नीचे वाले फेस के अपोजिट डायगोनल के अपोजिट एंड्स पे 4 लिगेंड्स प्लेस थे। और वहां से उन्होंने जब मेटल एटम को अप्रोच करना स्टार्ट करा इन अ टेट्राहेड्रल मैनर, तो हमें क्लियरली विजुअलाइज हुआ कि लिगेंड्स मेटल एटम को एक्सिस के बीच में से अप्रोच कर रहे थे। और क्योंकि एक्सिस के बीच में से अप्रोच थी, तो आपकी बार नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स पे ज्यादा रिपल्शन पड़ा और एक्सियल पे कम। सो दैट्स व्हाई दिस टाइम T2G सेट वाज रेज्ड इन एनर्जी एंड द EG सेट वाज लोअर्ड इन एनर्जी। और आपकी बार इनके बीच की एनर्जी डिफरेंस को अगेन नाम तो वही देंगे, क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी, लेकिन डेल्टा T से रिप्रेजेंट करें। हमने एक कंपैरेटिव डायग्राम भी बनाया था जिसमें हमने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों की स्प्लिटिंग को एक साथ रिप्रेजेंट करा था। वहां पे हमने दो इंपॉर्टेंट चेंजेस, दो इंपॉर्टेंट वेरिएशंस देखे, दोनों केस में डिफरेंस देखे कि एक तो 6 कोऑर्डिनेट में क्योंकि 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं और 6 लिगेंड्स का कलेक्टिव रिपल्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 4 लिगेंड्स के रिपल्शन से, इसलिए स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है ना T2G और EG के बीच का जो गैप होता है वो ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होता है और टेट्राहेड्रल में कम होता है। डेल्टा T इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा O। दूसरा, क्योंकि 6 लिगेंड्स का रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए पांचों ऑर्बिटल्स की जो एवरेज एनर्जी होती है वो भी हायर होती है ऑक्टाहेड्रल में, और जो एवरेज एनर्जी होती है टेट्राहेड्रल में वो लोअर होती है। वो जरूर आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक हाई स्पिन एंड लो स्पिन के कॉन्सेप्ट्स और पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखा था। हाई स्पिन लो स्पिन तो बहुत सिंपल है। जब आप एक मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉम्प्लेक्स व्हिच कंटेन मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी ऑफ हाई स्पिन रिलेटेड टू दैट कॉम्प्लेक्स व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसमें लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी स्पिन कम आएगी, रिलेटिवली उसकी ज्यादा होगी जिसमें मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड से कैसे रिलेटेड होता है आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में पीछे पेयरिंग हो जाती है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, और वीक फील्ड क्योंकि पीछे पुश नहीं कर पाती, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा O को कंपेयर करते हुए आप सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं।
इनर या आउटर पता लगा सकते हो, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पता लगा सकते हो, लो स्पिन हाई स्पिन पता लगा सकते हो, D2sp3 या sp3d2 भी पता लगा सकते हो। जैसे इन केस डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, आप सब लोग इमेजिन करिए कि डेल्टा O लेस है पेयरिंग एनर्जी से, तो कॉम्प्लेक्स sp3d2 बनेगा या D2sp3 बनेगा? sp3d2, ठीक है ना, sp3d2 बनेगा। एंड वंस यू कैन विजुअलाइज कि sp3d2 बनेगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वीक फील्ड रही होगी या स्ट्रॉन्ग फील्ड रही होगी? वीक फील्ड रही होगी। पैरामैग्नेटिक मोर पैरामैग्नेटिक होगा या लेस पैरामैग्नेटिक होगा? मोर पैरामैग्नेटिक होगा। हाई स्पिन या लो स्पिन? आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल? आउटर ऑर्बिटल। तो वो चीजें आप रिलेट कर पाए। तो ये सब कुछ हम लोगों ने करा था। बताइए प्रीवियस क्लास के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नो सर। No, sir. आशी, अनन्या, आयुष, वरांग, हार्दिक, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? श्रेया, शुभम? नो सर। नो सर। No, sir. में से कुछ स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में एब्सेंट थे और उन्होंने मुझसे प्रीवियस क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं दे नहीं पाया क्योंकि प्रीवियस क्लास में बहुत ज्यादा अनस्टेबल ब्रॉडबैंड था, हमारी क्लास भी बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं थी पिछली क्लास की। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैं रिकॉर्डिंग नहीं सेंड कर पाया था। हाँ बताइए। CFT टेट्राहेड्रल में देखो एक बार फिर बताता हूँ, आप सब लोगों को मालूम, आपको ये मालूम है ना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड्स आते हैं। वो 4 लिगेंड कैसे आते हैं वो मैंने आपको समझाया था। एक बार एक क्यूब के रेस्पेक्ट में आपको मैं नॉनलीनियर फिर समझाता हूं। इमेजिन करो दिस इज अ क्यूब और इस क्यूब के बॉडी सेंटर पे हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस रखी हुई। ये जो मेटल एटम है ना, ये इस क्यूब के बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, इस क्यूब के जो अपोजिट फेसेस हैं, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, उन अपोजिट फेसेस के डायगोनली अपोजिट एंड्स से लिगेंड्स अप्रोच करेंगे। ऊपर वाले फेस का एक ये वाला एंड ले लो, इमेजिन करो यहां लिगेंड बैठा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, यहां पे भी एक लिगेंड बैठा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन लेके। अब ये डायगोनली अपोजिट एंड्स हो गए, इसका अपोजिट फेस ये और इस अपोजिट फेस का अपोजिट डायगोनल। ठीक है, यानी कि ये वाला एक लिगेंड आपको इस एंड पे कंसीडर करना है और एक लिगेंड इस एंड पे कंसीडर करना है। यहां से इमेजिन करो ये चारों लिगेंड साइमल्टेनियसली एक साथ इस मेटल एटम को अप्रोच करें। ठीक है, तो ये यहां से अप्रोच करेगा ग्रेजुअली, ये यहां से अप्रोच करेगा, ये यहां से अप्रोच करेगा और ये यहां से अप्रोच करेगा। अब ये देखिए जो हमारी एक्सिस है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो तो ये दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो डार्क वाली है। लेकिन लिगेंड्स का जो अप्रोच है वो आप देखिए एक्सिस के अलोंग नहीं है, एक्सिस के बीच में से। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते वक्त जो 4 लिगेंड्स हैं वो एक्सिस के बीच में से जा रहे हैं। अब मेटल के कौन कौन से ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में लाई करते हैं? किस किस के लोग एक्सिस के बीच में लाई करते हैं बताओ? नहीं, वो तो एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। एक्सिस के बीच में जैसे dxy लाई करता था, ये इस तरह से यहीं से लिगेंड आ रहा है, समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स थे ना, dxy, dyz और dzx, वो एक्सिस के बीच में लाई कर रहे थे और उन्हीं के हेड ऑन, जैसे हेड ऑन कोलिजन होता है ना, वहीं से हेड ऑन लिगेंड भी आ रहा था। तो मेटल के ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स पे एक डायरेक्ट रिपल्शन हुआ, जिसकी वजह से मेटल के वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी पे रेस्ट हुए। जो एक्सिस के बीच में लाई करने वाले ऑर्बिटल्स होंगे ना, dxy, dyz और dzx, दे आर रेज्ड इन एनर्जी। रिलेटिवली नॉन एक्सियल, जो एक्सियल ऑर्बिटल हैं जो एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं, उन पे कम रिपल्शन पड़ा, दे वर रिलेटिवली लोअर इन एनर्जी। तो स्प्लिटिंग हुई है पहले की तरह, लेकिन स्प्लिटिंग का ऑर्डर रिवर्स हुआ। 6 कोऑर्डिनेट में एक्सिस के अलोंग अप्रोच होती है तो एक्सियल ऑर्बिटल्स पे ज्यादा रिपल्शन पड़ता है। 4 कोऑर्डिनेट टेट्राहेड्रल में एक्सिस के बीच में से अप्रोच होती है तो नॉन एक्सियल पे ज्यादा रिपल्शन पड़ता है। ये था डिफरेंस। बताइए सब लोगों को क्लियर है? एवरीबॉडी एल्स? यस सर। हाँ जी सर डेल्टा टी डेल्टा उससे कम क्यों होता है और एवरेज एनर्जी? एक मिनट हाँ बोलिए। सर ने क्वेश्चन पूछा था कि एक वेट बैलेंस है, उसमें FeCN6 और FeCl6 को बारी बारी रखा है, तो उसमें से कौन सा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा? FeCN6 Cn और एक Cl, हाँ तो निकाल लो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। FeCN6 और FeCl6, Cl इज अ वीक फील्ड एंड Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो आपको निकालना पड़ेगा किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एक डायमैग्नेटिक होगा, एक पैरामैग्नेटिक। जो पैरामैग्नेटिक होगा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा।
एक बोल रहे हो आप Fe, बाहर क्या था Fe के? K3 K4 क्या था? पोटेशियम 3 और 4 से फर्क पड़ेगा ना, मैं मान लेता हूँ 4 था, ठीक है। सो K4 FeCN6 और एक है K4 FeCl6, ये कह रहे हो ना? इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया। दोनों में Fe2+ है, ठीक है, और D6 सिस्टम होता है Fe2+। अब D6 सिस्टम स्ट्रॉन्ग फील्ड में जब आप भरोगे, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है Cn, तो 1 2 3 4 5 6 एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन इसमें Cl इज अ वीक फील्ड, वीक फील्ड में जब आप ये 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो 1 2 3 4 5 6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे करना है, सही है। एनीथिंग विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या अगर दोनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड है वो ज्यादा स्ट्रांगली होगा, जिसमें कम अनपेयर्ड है अट्रैक्ट तो वो भी होगा लेकिन वो वीकली होगा, ठीक है। हाँ आप बोलिए शशांक, कुछ पूछ रहे थे डाउट। तो ये डेल्टा टी लेस देन डेल्टा जीरो का रीजन और एवरेज एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड वाले का रीजन की क्यों कम होता है? डेल्टा टी लेस देन डेल्टा ओ क्यों होता है? डेल्टा जीरो नहीं है, ये डेल्टा ओ है, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टी फॉर टेट्राहेड्रल। आप ये मानते हो ना शशांक कि डेल्टा टी स्प्लिटिंग तब होती है जब 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं, और डेल्टा ओ स्प्लिटिंग को तब बोलते हैं जब 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं। तो 4 लिगेंड से ज्यादा रिपल्शन डालेंगे या 6 लिगेंड? 4 लिगेंड ला रहे हैं अपने साथ 8 इलेक्ट्रॉन, 6 लिगेंड ला रहे हैं अपने साथ 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन मेटल के ऑर्बिटल्स पे ज्यादा रिपल्शन डालेंगे या 12 इलेक्ट्रॉन मेटल के ऑर्बिटल पे ज्यादा रिपल्शन डालेंगे? आप खुद सोचिए। 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स व्हाई, क्योंकि 6 ऑर्बिटल 6 लिगेंड्स ज्यादा रिपल्शन एक्सर्ट कर सकते हैं बिकॉज दे हैव अ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए 6 लिगेंड्स के अप्रोच से स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, गैप ज्यादा आ जाता है, तो डेल्टा ओ ज्यादा होता है। और इसलिए क्योंकि सब पे ज्यादा रिपल्शन पड़ता है इसीलिए एवरेज एनर्जी भी उन्हीं की हायर होती है। और 4 कोऑर्डिनेट में 4 लिगेंड्स जब आते हैं सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन विद लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर अप्रोच करते हैं तो रिपल्शन रिलेटिवली कम होता है और दैट्स व्हाई एवरेज एनर्जी भी कम होती है। ओके शशांक? यस सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, एक हेडिंग डालिए, कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। आप सब लोग पहले बताओ कि आपने कभी भी पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो आप पढ़े हैं आपने 12th में, लेकिन पहले 11th में या 12th में कभी भी किसी कंपाउंड के बारे में पढ़ा है कि अगर कोई चीज कलर्ड है तो वो कलर्ड क्यों है? सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बताया आपने। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अनन्या, एक बार फिर बताइए। एग्जैक्टली, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि किसी भी सब्सटेंस के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे भी या जो लाइट उनके ऊपर पड़ती है उसमें से सर्टेन फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड व्हेनेवर सम एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्साइटेड टू सर्टेन हायर एनर्जी लेवल्स। लेकिन बोर थ्योरी में आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन इज जस्ट अ टेम्परेरी प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर चला गया तो ऊपर ही बैठा रहेगा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट विल रिटर्न बैक, एंड व्हाइल रिटर्निंग बैक it will release all the absorbed energy in the form of radiation. जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी थी ना, जैसे वो एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया था, वो वापस आते वक्त एनर्जी रिलीज भी करेगा, लेकिन रिलीज रेडिएशन की फॉर्म में करेगा। और अगर वो रिलीज रेडिएशन विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम में लाई करती है, विजिबल रीजन से हमारा मतलब है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, जो हमारी आईज परसीव कर सकती है, ठीक है। अगर उस रीजन में वो रिलीज एनर्जी लाई करती है तो डेफिनेटली आपको एक कलर नजर आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा कॉज होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर होता है। अब यहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगा, हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर नहीं एग्जिबिट करेगा, सिर्फ वो करेंगे जो पैरामैग्नेटिक होंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्यों करेंगे? देखिए द कॉज इज वेरी सिंपल। हमें ये बताया गया कि चाहे 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बने या 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बने, स्प्लिटिंग दोनों में होती। आपको पता है कि ये जो पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे ये 2 डिफरेंट सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, इनके बीच का एनर्जी गैप होता है डेल्टा ओ।
ठीक है। अब मान लीजिए किसी सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो रूम टेम्परेचर पे भी अगर आप उसे कोई एनर्जी दोगे, कोई लाइट पड़ेगी, तो उस लाइट में से एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन T2G से EG में चले जाएंगे, और जब ये EG से वापस लौट के T2G में आएंगे ना, तो जो डेल्टा O के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होगी वो विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम में लाई करेगी। देखिए, आपने इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन तो पहले भी पढ़ा है, लेकिन आपने अब से पहले किस टाइप का पढ़ा है कि थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में चला गया, या फोर्थ शेल का इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में चला गया। आपने एक्साइटेशन में पढ़ा होगा शेल चेंज हो गई, यहां पे शेल नहीं चेंज हो रही। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो सब शेल भी नहीं चेंज हो रही। ऐसा नहीं कि डी का इलेक्ट्रॉन एफ में चला गया, डी का इलेक्ट्रॉन डी में है, ऑर्बिटल चेंज हो रहा है। डी एक्स वाई का इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में चला गया, तो 3D का इलेक्ट्रॉन 3D में ही है, ये भी 3D है, ये भी 3D है। वो जो 3D के पांचों ऑर्बिटल थे वही तो दो डिफरेंट सेक्शन में स्प्लिट हो गए ना, तो ये एक डिफरेंट टाइप का ट्रांजिशन है। यहाँ पे ना शेल चेंज हुई है ना सब शेल चेंज हुई है, यहाँ पे एक ही सब शेल के ऑर्बिटल्स चेंज हुई हैं। डी एक्स वाई का इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में चला गया या डी जेड स्क्वायर में चला गया, और जो वो वापस रिटर्न करता है डी एक्स वाई में या डी वाई जेड में, तो वो जो एनर्जी रिलीज करता है उस एनर्जी वो एनर्जी अगर विजिबल रीजन में लाई करती है तो कलर नजर आता है, और वो विजिबल रीजन में ही लाई करती है। और इस टाइप के ट्रांजिशन को बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन। एक अगर 1 मार्क आंसर देना हो ना कि द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों एग्जिबिट करते हैं, तो आप बस ये बोलेंगे द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिबिट कलर ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डी डी ट्रांजिशंस। डी डी ट्रांजिशन का मतलब है 3D का इलेक्ट्रॉन 3D में ही रहेगा, लेकिन T2G से EG में चला जाएगा, या 4 कोऑर्डिनेट में EG से T2G में चला जाएगा, और जब वो वापस लौट के आएगा तो वो जो रेडिएशन रिलीज करेगा वो विजिबल रीजन में लाई करती है, इसलिए कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर नजर आता है। बताइए, आपको समझ में आया? यस सर। हाँ जी। तो सर मुझे सॉलिड स्टेट में पढ़ा था कि NiC और KCl में हमारे जो कलर्स एक्सिबिट करते हैं उनका भी सेम रीजन ही होगा। वो डीडी ट्रांजिशन नहीं है। देखिए, हर चीज में डीडी ट्रांजिशन नहीं होता। वहां तो KCl में तो वैकेंट ऑर्बिटल्स ही नहीं होते। अगर हम Na की बात करें, सोडियम में फॉर एग्जांपल, दैट डजंट कंटेन द डी ऑर्बिटल, वो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते। वहां तो कलर बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेल चेंज कर रहा है। देखो, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि शेल चेंज करने पे भी जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, वो विजिबल रीजन में लाई करता है, और कुछ केसेस में शेल का डिफरेंस नहीं, सब शेल का डिफरेंस ही एनर्जी विजिबल रीजन में लाई कर जाता है। तो डीडी ट्रांजिशन के केस में जो जितने भी डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आपने देखा होगा ये जितने भी कॉम्प्लेक्स बने ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बने, इसमें कहीं अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं था। जैसे ये था K3FeCN6, जितने भी आप A to Z, मैंने कोई भी एग्जांपल इस पूरे चैप्टर में करवाया है, यहां पे आप देखो डी ब्लॉक एलिमेंट ही होगा। बाहर रहे होंगे एस ब्लॉक एलिमेंट सोडियम और पोटेशियम, लेकिन अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो डी ब्लॉक के केस में देखा गया है कि डीडी ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो हमेशा विजिबल रीजन में ही लाई करती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हर ट्रांजिशन एलिमेंट डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर एग्जिबिट करता है। क्लियर है? सबको क्लियर है? तो लिखिए इसको, आंसर लिखिए, रीजन लिखिए। आपने हेडिंग डाली ना, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Yes. देखो मैं एक चीज आपको ये बता दूं, हम ये भी देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपको कि आपको एक कॉम्प्लेक्स देते हो और आपसे पूछे बताइए इसका कलर क्या होगा। कलर नहीं बता सकते आप बस ये बता सकते हो कि कलर शो होगा या नहीं होगा। ये नहीं बता सकते कि पिंक होगा या ब्लू होगा या ग्रीन होगा। ठीक है, वो भी प्रेडिक्ट करने के तरीके होते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलीज होता है, जो एब्जॉर्ब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलीज होता है। लेकिन उस लेवल के क्वेश्चंस हमें नहीं करने, हमसे कलर की नेचर नहीं पूछी जाएगी, हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये ग्रीन क्यों है, ये ब्लू क्यों है। ठीक है, हमसे बस ये पूछा जाएगा कि ये कलर क्यों है और ये कलरलेस क्यों है। सही है, तो कॉज ऑफ कलर बताना है, नेचर ऑफ कलर नहीं बताना है, टाइप ऑफ कलर नहीं बताना। तो लिखिए, when the unpaired electrons of the coordination compounds, when the unpaired electrons of the coordination compounds are exposed to light, then these unpaired electrons start exhibiting
these unpaired electrons start exhibiting DD transitions. DD transitions. DD transitions के आगे ब्रैकेट पे लिख लीजिए between T2G and EG set. Between T2G and EG set. And the energy corresponding to these DD transitions always lies in the visible region of the spectrum. Energy corresponding to these DD transitions always lies in the visible region of the spectrum. ठीक है, तो मेन जो आंसर है ना वो है डी ट्रांजिशन. ये लाइन जरूर मेंशन होनी चाहिए, डी ट्रांजिशन. और डी ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं है कि 3D का इलेक्ट्रॉन 4D में चला गया. ठीक है, 3D का 3D में ही है, लेकिन उसके जो स्प्लिटेड सेट्स हैं उनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है. T2G और EG के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है. क्लियर है? देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछ लिया जाता है बुझ में, वो करवाता हूं इस पे बेस. चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है. एक दो क्वेश्चंस, एक दो इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर्स हैं वो करवाऊंगा, और एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. एक कॉम्प्लेक्स अगर आपको दिया जाए TiH2O होल 6 3 पॉजिटिव, इससे रिलेटेड आपसे 3 चीजें पूछी जा रही हैं. एक तो इसका नेम तो आप बता ही देंगे, नेम बताना है इसका. दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of d orbitals, electronic configuration of d orbitals. देखिए, एक चीज सुन लीजिए ध्यान से. कई बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि एक कॉम्प्लेक्स देके आपसे पूछते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल बताइए, तो आपको वो T2G और EG की टर्म्स वाली बतानी कि T2G में कितने हैं, EG में कितने हैं. ठीक है, आपको ये भी बताना है कि why is this complex colored? Why is this complex colored? और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका लास्ट पार्ट, effect of heat over the color of this complex. Effect of heat over the color of this complex. ट्राई कीजिए जरा, ये चारों पार्ट्स बताने हैं आपने. खुशी, इस कंपाउंड का नाम बताओ. वो आपको याद होना चाहिए, आप बताओ तो शायद. मृणालिनी, आप बताओ. हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन. सही बताया. आप तो आप पूछा था. अनन्या, आप बताओ. ठीक है, टाइटेनियम. ठीक है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन, दैट्स द करेक्ट नेम. ओके कार्तिक, आपने सही नाम लिख के भेजा मुझे.
Ensure hexa aqua titanium 3 ion. Okay. T2G और EG की टर्म्स में आशी इसके d ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन बताइए. सेकंड पार्ट. Sir, T2G1 and EG0. आशी says T2G1 EG0. बाकी सब लोग बताइए. आशी का आंसर है T2G1 EG0. सब लोग बताइए. यस सर यही है. Because this is titanium 3 plus. टाइटेनियम 22 होता है, इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d2. और अगर आप टाइटेनियम 3 प्लस बना लोगे तो 4s0 3d1 रह जाएगा. तो बस एक इलेक्ट्रॉन है तो वो T2G1 EG0 की कॉन्फ़िगरेशन एग्जिबिट करेगा. सही है. Why is this complex colored में क्या लिखेंगे? हैंड रेस करके बताओ कौन प्रॉपर लैंग्वेज बताएगा. Why is this complex colored? हैंड रेस करिए. अगर ये क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए why is this complex colored, तो आप क्या लिखोगे? यस काशवी. Sir, due to DT transition. नहीं, थोड़ा सा और बताओ. आप ये बोलेंगे कि this complex is colored due to the presence of one unpaired electron which in presence of light start exhibiting d-d transitions. आप बोलेंगे this complex is colored due to the presence of an unpaired electron. This complex is colored due to the presence of unpaired electron. This complex is colored due to the presence of an unpaired electron which in presence of light start exhibiting the d-d transitions. Which in presence of light starts exhibiting the d-d transitions. Okay. तो सिर्फ dd ट्रांजिशन नहीं, थोड़ा सा आप बताओ कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो लाइट की प्रेजेंस में dd ट्रांजिशन एग्जिबिट करने लग जाते हैं. Okay, sir. लास्ट वाला कौन बताएगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ओवर द कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? हैंड रेज करिएगा कौन बताना चाहता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. सर वो कलरलेस हो जाएगा. देखते हैं. बाकी सब लोग बताइए. शुभम कोई आइडिया? अनन्या सिंगल, आयुष, वरान, हार्दिक, ओम कॉल, कोई भी कुछ बता सकता है? कार्तिक आपने बोला कि it will become colorless because it has only one unpaired electron. इसका मतलब नहीं समझा. कार्तिक बताइए. सर मेरे हिसाब से because it only has one unpaired electron, so the heat energy can easily, मतलब it will be easy to remove the unpaired electron from the compound. तो उसके बाद उसके बाद unpaired electrons नहीं बचेंगे, इसकी वजह से वो colorless रहेगी. आप बताइए. अनन्या कुछ बता रहे? सर मुझे लगता है कि वो और हायर एक्साइटेड स्टेट पे हो जाएगा जिससे उसका शायद रीजन चेंज हो जाए फिर वो लाइट एग्जिबिट ना करे कलरलेस. श्रेया आप अपना कॉज बताना. आपने बोला कलरलेस क्यों लगता है आपको? वाटर रिमूव हो जाएगा तो फिर लिगेंड नहीं रहेगा, तो उसकी बिल्कुल सही. प्रेजेंस. मैं बताता हूँ. देखिए किसी भी वाटर वाले कॉम्प्लेक्स में अगर आपसे पूछा जाए ना कि हीट क्या इफेक्ट क्या होगा, तो आप बोलेंगे द कॉम्प्लेक्स विल बिकम कलरलेस because upon strong heating all the water of coordination will be evaporated. सारा वाटर उड़ जाएगा. वाटर उड़ गया तो लिगेंड के चले जाने के बाद d ऑर्बिटल डीजेनरेट हो जाएंगे, क्योंकि लिगेंड की वजह से ही तो डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हुई थी. लिगेंड की वजह से ही तो T2G और EG बना था.
लेकिन जब लिगेंड ही चला जाएगा तो d ऑर्बिटल विल बिकम डीजेनरेट, एंड व्हेन द d ऑर्बिटल्स विल बिकम डीजेनरेट तो dd ट्रांजिशंस नहीं होंगे, और dd ट्रांजिशन नहीं होंगे तो कलरलेस हो जाएगा कंपाउंड, बिकॉज कलर तो dd ट्रांजिशन की वजह से है ना। तो आप ये बताएंगे कि इस केस में ऑल द वाटर ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपको शायद मैंने एक बार बताया था आइसोमेरिज्म में कि जो अंदर वाटर होते हैं उसे वाटर ऑफ कोऑर्डिनेशन बोलते हैं और जो बाहर वाटर होते हैं उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑल द वाटर ऑफ कोऑर्डिनेशन विल बी इवेपोरेटेड ड्यू टू व्हिच द d orbitals will again become degenerate and hence no dd transitions would be exhibited. That's why the complex will become colorless. समझ में आया सबको? मैं लिखवाता हूं, बट समझ में आया कि नहीं? यस सर एक बार री एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ नहीं आया। मैं पहले लिखवाता हूं फिर बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं। पहले लिख लीजिए, लिखिए सब लोग। The complex will become colorless. The complex will become colorless upon heating. The complex will become colorless upon heating since all the water of coordination is evaporated. All the water of coordination is evaporated due to which the d orbitals becomes degenerate. The d orbitals again becomes degenerate, due to which the d orbitals again becomes degenerate and no dd transitions are exhibited. And no dd transitions are exhibited. कार्तिक एक बार पढ़ के बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? यस सर, थोड़ा बहुत पर थोड़ा डाउट है, मतलब अच्छे से हाँ clear बोलो नहीं क्या है। डाउट है, बताओ, क्लियर कर देता हूँ। क्या डाउट है? क्या आप मानते हो कि उसके अंदर वाटर था एज अ लिगेंड यस सर, और जब आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो वाटर उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है, यस सर, यानी कि लिगेंड ही उड़ जाएंगे, लिगेंड हाँ बचेगा जी ही। सर, यस सर, अब जब लिगेंड ही चले जाएंगे तो क्या डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी? नो सर, मेटल के जो डी ऑर्बिटल थे क्या वो स्प्लिट होंगे? नो सर, तो T2G और EG नहीं बनेंगे, नहीं सब बनेगा, एक यस जैसी सर, एनर्जी के रहेंगे। हाँ और जब यस सर, T2G और EG नहीं बनेंगे तो DD ट्रांजिशंस नहीं होंगे ना, हाँ हाँ सर, समझ गया, ठीक, ठीक है। यस सर। इन कॉम्प्लेक्सेस के नेम लिखिए, एक दो कॉम्प्लेक्स और देता हूं। ये जो बोर्ड पे कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं इनकी नेमिंग करो।
सर वो पहले वाले में जो है वो कोबाल्ट है या सी कैपिटल ओ स्मॉल कोबाल्ट होता है और सी कैपिटल ओ बी कैपिटल कार्बोनाइल होता है। तो मैंने सी कैपिटल ओ स्मॉल बना रखा है। ओके सर। जब ये चारों कॉम्प्लेक्सेस हो जाएं तो मुझे बताइएगा। डे लगा रहे हैं आप लोग? सर हो गया बस सेकंड सेकंड में डाउट है? सर सेकंड में डाउट है। यस सेकंड में क्यों डाउट है? क्या मैंने आपको पी ब्लॉक में क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स नहीं करवाए? HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। आप याद करो उनके नाम क्या थे? पी ब्लॉक में हमने क्लोरीन के 4 ऑक्सो एसिड्स करे थे, HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। Just recall that, try to recall that कि हमने उस वक्त क्या नाम करा था उनका HClO4 का, और वही यूज करके जरा ट्राई कीजिए एक बार। आप एक बार ट्राई करो, गलत हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सही करवा दूंगा, बट एटलीस्ट ट्राई। ऋषभ पहला वाला बताइए। अमोनियम हेक्सा नाइट्रो ओ कोबाल्टेट 3। आपने लिगेंड का नाम सही नहीं बोला ऋषभ। आशी पहला वाला बोलो। सर अमोनिया हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट 3। आपने अमोनिया बोला और हेक्सानाइट्रो बोला, दोनों के नाम गलत हैं। NH4 को आपने अमोनिया बोला और ONO का नाम भी आपने गलत बोला। सर अमोनियम हेक्सा नाइट्राइटो ओ कोबाल्टेट 3। ये बिल्कुल सही था। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। जिया आप बताइए। नॉमेनक्लेचर में डाउट है, इसका मतलब जिया आपको। एक तो देखो ब्रैकेट के जो बाहर चीजें होती है ना, उनके लिए हम डाइट्राइन ही लगाते। जैसे बाहर 3 बार NH4 होल थ्राइस लिखा हो तो आपको उसमें डाइट्राइन नहीं लगाना। जो ब्रैकेट के अंदर होती है
जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है उनके लिए लगते हैं। सब दूसरा आप बोल रहे हो अमोनिया, अमोनिया ही है। आप इसको अगर मैं NH4Cl लिख के दे देता हूं तो आप इसे अमोनिया क्लोराइड बोलोगे तो क्या बोलोगे? अमोनियम क्लोराइड बोलोगे ना, तो उसे भी अमोनियम बोलो। दूसरी चीज, आपने अंदर ONO को क्या नाम दिया? CO को आपने क्या बोला? कोबाल्टो। कहां से आया ये कोबाल्टो? या तो कोबाल्ट होता है, कोबाल्टेट होता है। दोबारा बोलो। फिर ट्राई, इसका मतलब सुन ही नहीं रहे मैं बोल क्या रहा हूं। अमोनियम हेक्सानाइट्राइटो ओ कोबाल्टेट और सब ऑक्सीडेशन कितनी है? अमोनियम हेक्सानाइट्राइटो ओ कोबाल्टेट 3, ठीक है, क्योंकि इस पे -1 6 बार हो जाएगा, -6 है टोटल इस पे। एक अमोनियम पे +1 होता है तो 3 अमोनियम पे +3 है। ऐसे ही ओरली दिख जाता है क्या आने वाला है डिफरेंस, ठीक है। सो दिस इज अमोनियम हेक्सानाइट्राइटो ओ कोबाल्टेट 3 रेशर और आशी नाइट्राइटो ओ, नाइट्रो नहीं नाइट्राइटो। ओके रेशर? यस सर। अमोनियम हेक्सानाइट्राइटो ओ कोबाल्टेट 3। बाकी सब लोग भी बताइए, अनन्या, आयुष, गौरांग, सबको क्लियर है ये Yes, नेम? sir. Yes. अनन्या सेकंड वाला बताएंगे। Hexa aqua nickel 3 chlorate. क्लोरेट देखा आपने इसका नाम पीछे से। HClO4 का नाम क्या देखा अनन्या? HClO4 का नाम क्या था? परक्लोरिक एसिड, तो इसका नाम है परक्लोरेट, ठीक है। तो पूरा नाम बोलो ये दोबारा अनन्या एक बार। Hexa aqua nickel 3 perchlorate. अब 3 समझाओ कैसे आया? निकल 3 बोला आपने, कैसे आया? अनन्या आप बोलो। Sorry, sir. देखो HClO4 में H पे पॉजिटिव, ClO4 पे नेगेटिव, एक ClO4 पे 1 नेगेटिव होता है, तो 2 ClO4 पे 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो इस पे 2 पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो दिस इज हेक्सा एक्वा निकल 2 परक्लोरेट। हेक्सा एक्वा निकल 2 एक स्पेस छोड़ के परक्लोरेट, कैटायन और एनायन में एक स्पेस छोड़ा जाता है। सबको क्लियर है? Yes, sir. वंशिका थर्ड वाला बताएंगे। वंश आप भी बताओ। आयुष शर्मा, ओम, शौर्य, कौन बताएगा थर्ड वाला? कार्तिक बोलो। सर ट्राइएमाइन थायोसाइनेटो प्लेटिनम 2 थायोसाइनेट। बिल्कुल ठीक नाम बोला। अब यहाँ पे पूछता हूँ किसी से, बताओ मैं नाम नहीं। लास्ट वाले में वो नहीं लगाएंगे। जब ये लिगेंड ब्रैकेट के अंदर है तो इसका नाम ओ पे खत्म होगा, तो ये लिगेंड है, लेकिन जब बाहर है तो ये लिगेंड नहीं है। एक बार दोबारा बोलो, कौन बोलेगा? हाँ बोलो आप पंकज। ट्राइअमीन थायोसाइनेटो प्लैटिनम 2 थायोसाइनेट, ठीक है, अंदर थायोसाइनेटो और बाहर थायोसाइनेट। ट्राइअमीन थायोसाइनेटो प्लैटिनम 2 थायोसाइनेट। समझ में आया इनाम या लिख कर दिखाऊं? बताइए सब लोग, जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। श्रेया, आगे सर। ट्राइअमीन थायोसाइनेटो प्लैटिनम 2 थायोसाइनेट। Yes. अभी इससे रिलेटेड एक कॉम्पिटिटिव लेवल टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पहले लास्ट वाला नाम और बताइए, कौन बताएगा?
हैंड रेस करना, कौन बताएगा? बोलिए। पोटेशियम टेट्रासाइनो ऑरोमेट 3। ओके, देखते हैं, आप बताइए मुझे AU में डाउट है। आपने क्या लिखा है? गोल्डेट, गोल्ड। आपने क्या लिखा है? ये सिल्वर तो है ही नहीं, तो गोल्ड है। सिल्वर तो एजी होता है, इसका मतलब आपको सिंबल में भी डाउट। आप बताइए। पहली बात तो 8 पे नाम खत्म होगा, तो आप सोचो गोल्ड 8 लिख दें क्या? सब पोटेशियम डाइसाइनो ऑरम मत है ना, तो और उसके आगे 8 लगा दो ना। तो ऑरोएट क्यों बोल रहे हो? ऑरेट बोलो। पोटेशियम टेट्रासाइनो ऑरोमेट 3 बोलो। म नहीं आएगा फिर, ऑरेट। सर नाम तो ऑरम। नहीं, उसी को ऑरेट करते हैं। दिस इज ऑरेट, ठीक है। हाँ, इसका जो केमिकल नेम होता है ना, गोल्ड, गोल्ड तो हम कॉमन नेम में बोल देते हैं। जैसे सिल्वर होता है, तो सिल्वर एक्चुअली एजीज अर्जेंटम, हम कॉमनली सिल्वर बोल देते हैं। इसी तरह से एयू इज और ऑरम, AURRUM, लेकिन हम उसे कॉमन में गोल्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल नेम्स हैं इनके वो ऑरम है। गोल्ड इज कॉमन केमिकली नोन एज ऑरम। तो ऑरेट, AURRATE, डबल आर आएगा, मैं लिख देता हूं। पोटेशियम, फिर एक स्पेस छोड़ के टेट्रासाइनो ऑरेट 3। बताइए सब लोगों को नेम समझ में आया? सर देखो एक छोटी सी चीज, अगर मान लीजिए ये वाला एग्जाम, पहले तो ये बोर्ड में भी आ जाता था, लेकिन इस बार आपके बोर्ड्स में से क्योंकि आइसोमेरिज्म हटा दिया गया है, तो कॉम्पिटेटिव लेवल पे अगर मान लीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए हाउ मेनी आइसोमर्स विल बी एग्जिबिटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स, और ऑप्शंस में आपको कुछ नंबर दे रखे हैं 3, 4, 5, 6, कुछ भी नंबर, तो आप बताइए कि हाउ मेनी आइसोमर्स विल बी एग्जिबिटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स, चाहे वो कोई सा भी आइसोमर, लिंकेज, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कुछ भी, व्हाटएवर यू थिंक। वो नहीं बता रखा कि कौन से पर्टिकुलर, जितने भी हैं सब बताइए टोटल कितने आइसोमर्स ये एग्जिबिट कर सकता है। हाउ मेनी आइसोमर्स विल बी एग्जिबिटेड बाय दिस, मतलब एक ये और एक इसके अलावा एक और, या इसके अलावा दो और? यश्रिया आपने बोला दो, तो दो में एक ये है और एक और होगा। यस, एक और होगा। अच्छा, और सब बताइए। सर ये मेंशन है कि स्ट्रक्चर में बताना है। अगर नहीं मेंशन होता ना तो सब आते हैं। अगर स्ट्रक्चरल कर रहा है तो स्ट्रक्चरल भी गिन लेते हैं, और स्टीरियो कर रहा है तो स्टीरियो भी गिन लेते हैं, सबके टोटल ऐड करके बताते हैं अगर मेंशन नहीं होता तो मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ मेंशन नहीं है, आप सब बता दो सोच के। देखिए इस कॉम्प्लेक्स का एक भी स्टीरियो आइसोमर तो नहीं हो, ऑप्टिकल नहीं शो करेगा ये, क्योंकि ऑप्टिकल में सिर्फ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो ABCD टाइप होते थे जिनमें कायरलिटी होती थी वो शो करते थे, सही है। ये इसमें तो कायरलिटी नहीं, तो ऑप्टिकल नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो करते थे, लेकिन वो ABCD A2 B2 करते थे, ये A3 भी है, ये नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टीरियो तो होगा नहीं। स्ट्रक्चरल में इसके टोटल 4 आइसोमर्स होंगे, ठीक है। अब उनमें से 4 में से 2 लिंकेज होंगे और 2 आयोनाइजेशन होंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, मतलब टोटल 4 बन रहे हैं आपके। सर मैंने उनकी SCN की शिफ्टिंग नहीं करी थी क्योंकि वो सेम ही था। तो नहीं देखो मैं बताता हूं, एक बार हम अंदर वाले SCN को NCS कर देते, बाहर वाले को वैसे ही रहने, तो ये हो गए लिंकेज आइसोमर्स, एम्बिडेंटेड लिगेंड जिनमें होते थे, जैसे एक में CN एक में NC कर दिया। फिर एक बार हम अंदर वाले को SCN रहने देते हैं, लेकिन बाहर वाले को NCS कर देते हैं।
बाहर वाले को NCS कर दिया और एक बार दोनों को NCS कर दिया। ये तो ये पॉसिबिलिटीज बनेगी। आप बताइए, आपको लगता है कुछ और भी बन सकती है? तो ये आयनाइजेशन होगा ना, ये और ये आयनाइजेशन हो गए। ये SCN देगा डिसोसिएटर में, NCS देगा डिसोसिएटर में, है ना। ये एक दूसरे के, अगर आपको इन दोनों में रिलेशनशिप पूछी जाए कि इस ABCD, A और C में क्या रिलेशनशिप है, तो आप बोलेंगे A and C are ionization isomers of each other because they produce different ions on dissolving in water। ये थायोसाइनाइड आयन देगा, ये आइसोथायोसाइनाइड आयन देगा। और अगर आपसे पूछा जाए A और B में क्या रिलेशनशिप है, तो आप बोलोगे दे आर लिंकेज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। समझ रहे हैं आप इस चीज को? बताइए, सबको समझ में आया? जो भी ऑनलाइन है उन्हें समझ में आया? यस इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब अब ये बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन इस साल नहीं आएगा क्योंकि इस साल आपके सिलेबस में से आइसोमेरिज्म ही हटा दिया, ठीक है। तो लेकिन ये कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस दे देंगे चार और आपसे पूछेंगे कि, या ये पूछ लेंगे हाउ मेनी लिंकेज एंड हाउ मेनी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म विल बी एक्सिबिटेड बाय दिस। सही है, तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो बताइए, मेरी तरफ से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंप्लीट हो गया। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ बोलो। हाँ जी, उसका एनायन का नाम है परक्लोरेट आयन। परक्लोराइड नहीं है, परक्लोरेट ही उसका नाम है। हमने ऐसे नहीं कि हमने उसका नाम 8 पे खत्म करा है, उसका नाम ही क्लोरेट है। जैसे ClO3 होता है क्लोरेट, ClO4 होता है परक्लोरेट, उसका नाम है। मैंने 8 नहीं लगाया, उसका नाम ही परक्लोरेट। वो तो जब एसिड की तरह एक्ट करेगा तो परक्लोरिक एसिड कहलाएगा, लेकिन अकेले उस आयन का नाम परक्लोरेट आयन है, ठीक है। और जो 8 लगाते हैं वो तो हम वैसे भी अंदर मेटल एटम के नाम के आगे 8 लगाते हैं, वो वाला 8 नहीं है। वो तो जो बाहर ClO4 लिखा था उसका नाम ही है। जैसे आपने KClO3 पढ़ा होगा, KClO3 को पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। KClO4 हो जाए तो पोटेशियम परक्लोरेट, तो इसका नाम है परक्लोरेट आयन, ठीक है। देखिए, मैं आपको इसकी एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस मुझे आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, जरा ट्राई कीजिएगा आप। 3-4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 9.2, 2, 13 और 14, बस 3 क्वेश्चन। सेकंड, 13 एंड 14, ये 3 क्वेश्चंस आपको NCERT के बैक एक्सरसाइज पे होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इसे हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अभी मैं आपको D&F ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं। छोटा सा प्लेयर है D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले हम D ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम F ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। जैसे आप लोगों को पता है कि द होल पीरियोडिक टेबल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट ब्लॉक्स, S block, P block, D block and F block, and this division is specifically on the basis of the electronic configuration, that while we write the electronic configuration we have to see the last electron enters in which of the subshell, ठीक है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर करता है, डिपेंडिंग अपॉन द सबशेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग, हम SPDF नाम दे देते हैं। तो D block elements 1 पे सीखा हुआ है आपने। कोई मुझे बताएगा व्हाट आर D block elements, हाउ कैन वी डिफाइन D block elements? हाँ, नहीं बताइए। एग्जैक्टली, लेकिन पूरा नहीं बोला। पेनल्टीमेट शेल ऑफ नहीं, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द D subshell of the penultimate shell, ठीक है। All those elements in which the last electron enters the D subshell of the penultimate shell, ये बात याद आ रही है पेनल्टीमेट वाला कॉन्सेप्ट? टेल मी वेरी फ्रैंकली, किस किस को ये याद नहीं आ रहा कि पेनल्टीमेट क्या चीज है ये, और यहाँ पे हमने पेनल्टीमेट क्यों बोला? देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, कुछ लोगों को याद नहीं आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, क्लोरीन एक P ब्लॉक एलिमेंट है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ऋषभ आप भी बताइए, आप भी बताओ पंकज, कि इसमें वैलेंस शेल कौन सी है? शेल सब लोग बताओ,
इस क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल कौन सी है? जिया, खुशी, नालिनी, बोलो, सोच क्या रहे हो? कोई डाउट? ऋषभ, वैलेंस शेल कौन सी है? सर 3s2 3p5। नहीं, 3s2 3p5 पूरा नहीं बोलना, वैलेंस शेल बोलनी है आपने 3। sp-df तो सब शेल्स होती है ना, शेल का मतलब है 1 2 3 4 5, वो जो नंबर है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं वो पूछ रहा हूं। सबसे बड़ा नंबर आपको 3 दिख रहा है, किसी को ये तो नहीं लग रहा सबसे बड़ा तो 5 दिख रहा है? ये वाला 5 नहीं देखना, ये तो इलेक्ट्रॉन है, आपको ये शेल नंबर देखना है, ठीक है? तो द आउटर मोस्ट शेल, जब सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है शेल का, वो आपको 3 दिख रहा है, तो वैलेंस शेल इज 3। क्या आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के पी सब शेल में जा रहा है? क्या आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस के पी में जा रहा है? तो ऑल दोज एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी सब शेल ऑफ द वैलेंस शेल आर कॉल्ड पी ब्लॉक। जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, लेकिन वो पी वैलेंस का पी होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? अब आयरन देखिए, आयरन इज 26। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 तक 18 हुए। अगला बताओ जिया, क्या आता है इसके आगे? 18 के आगे, 3p6 के आगे क्या आता है? बोलो खुशी। 4s2 और आगे बोलो 20 हो गए, 6 और भरने हैं। 3d6, ये बेसिक चीज है, ये तो आपको आनी चाहिए, ठीक है? और नहीं आती तो स्पाइरल डायग्राम बना लो, जो आपको उस प्रिंसिपल ने हमें सिखाया था। सही है? अब आप बताइए पंकज, इसमें वैलेंस शेल कौन सी? ऋषभ आप ही बताइए, वैलेंस शेल कौन सी है? 4, सबसे बड़ा नंबर 4। लेकिन क्या आखिरी इलेक्ट्रॉन 4 के डी में जा रहा है? नहीं, यानी कि अल्टीमेट के डी में नहीं जा रहा। अल्टीमेट मतलब आखिरी, अल्टीमेट के डी में नहीं जा रहा, पेनल्टीमेट के डी में जा रहा। पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट, एक पहले वाला, उसे पेनल्टीमेट बोलते हैं। सही है? सो पेनल्टीमेट इज द टर्म यूज्ड फॉर द सेकंड लास्ट। तो ये याद रखिएगा, ऑल दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सब शेल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक। अगर n वैलेंस शेल आ चुकी है तो n-1 के डी में जा रहा हुआ इलेक्ट्रॉन, ये तो फैक्ट है कि डी में जाएगा, तभी हम डी ब्लॉक नाम दे रहे हैं। लेकिन वो डी कौन सी शेल का होगा, आपको ये भी बताना है। तो ऑल दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सब शेल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल आर कॉल्ड द डी ब्लॉक। लिखिए, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑल दोज एलिमेंट्स इन विच the last electron enters the d subshell, in which the last electron enters the d subshell of the penultimate shell, d subshell of the penultimate shell are called d block elements. D subshell of the penultimate shell are called d block elements. Next line में लिखिए, the d block of the periodic table, include 40 elements, which are divided into 4 horizontal series, of 10 elements each. 4 horizontal series of 10 elements each, that is
the 3D, 4D, 5D, 3D, 4D, 5D and 6D series. तो पूरे पीरियोडिक टेबल में आज की डेट में 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और वो 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स 4 हॉरिजॉन्टल सीरीज व्हिच आर रिप्रेजेंटेड एज दिस 3D सीरीज 3D1 3D2 3D3 से लेकर 3D10 तक फिलिंग होगी इसमें। यहाँ पे 4D1 से लेकर 4D10 तक फिलिंग होगी, 5D1 से 5D10 एंड 6D1 से 6D10। इसके अलावा तो आपने पढ़ा था 7 में तो डी होता भी नहीं है, 7 में सिर्फ S और P होता है, ठीक है, और ना 2 में डी होता। तो 4 ही सब शेल्स हैं जिनके अंदर डी सब शेल होता है और हर सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होने। तो पीरियड वाइज तो आप याद रखिएगा 4 हॉरिजॉन्टल सीरीज हैं जिन्हें हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इन्हें ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है। ग्रुप वाइज अगर हम देखें तो टोटल कितने ग्रुप्स होंगे? 10 ग्रुप्स होंगे। देयर आर 10 ग्रुप्स, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ग्रुप 12, क्योंकि ग्रुप 13 से लेके 18 तक तो फिर पी ब्लॉक हो जाता है और 1 और 2 ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक में। तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक 10 ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप में 4-4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और हैफनियम। तो मैं अभी आपको एलिमेंट्स तो सारे बताऊंगा मैं आपको, अभी तो मैं आपको जस्ट एक ऊपर का आइडिया दे रहा हूं कि डी ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से। तो सब लोग बताइए डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, समझ में आया? यस। अब हमारी इस पूरे चैप्टर में जो स्टडी रहेगी, जो हमारा फोकस रहेगा, मैं जब भी आपको डी ब्लॉक की कोई प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको 3D सीरीज के रेस्पेक्ट में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो आपको इन एनी केस याद होनी चाहिए, सारे एलिमेंट विद देयर एटॉमिक नंबर। अगर मैं देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक। अगर मैं स्कैंडियम के लिए कुछ पढ़ा रहा हूं या टाइटेनियम के लिए कुछ पढ़ा रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं स्कैंडियम की कोई प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिकली इसके नीचे आने वाले सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपको पता है ग्रुप में लाई करने वाले सारे एलिमेंट सिमिलर बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। तो मुझे पूरा डी ब्लॉक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पढ़ाने की जरूरत है। अगर मैं क्रोमियम के लिए कोई प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं तो क्रोमियम के नीचे वाले सभी एलिमेंट्स पे वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगी। हाँ, कोई एक आधा एक्सेप्शन आएगा तो वो अलग से पढ़ा दिया जाएगा, बट जनरली तो ये होता है कि एक ग्रुप में लाई करने वाले सारे एलिमेंट सिमिलर बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। तो इसलिए आपको हर एक सीरीज इंडिविजुअली पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ ऊपर वाली सीरीज पढ़नी होती है, उसी से आपको पूरा डी ब्लॉक समझ में आ जाता है। समझ रहे हैं आप सब लोग? यस सर। यस सर। देखिए यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको समझने होंगे। सबसे पहले आप एक हेडिंग डालिए, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि 3D सीरीज। ब्रैकेट में लिख देता हूं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। मैं आपके सामने 3D सीरीज के सारे एलिमेंट वर्टिकली बना रहा हूं। वैसे तो पीरियोडिक टेबल तो हॉरिजॉन्टल होती है, ये 3D1 3D2 3D3, मुझे अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखवानी है इसलिए मैं वर्टिकली बना रहा हूं। तो 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इनके एटॉमिक नंबर वेरी करते हैं 21 से लेके 30 तक। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, 23, 24, मैंगनीज इज 25, आयरन इज 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30। अब स्कैंडियम 21 की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d1। तो बताइए टाइटेनियम की क्या हो? 4s2 3d2। 3d2। फिर ये वाइनेडियम 3d3। 4s2 3d3। फिर ये क्रोमियम 4s1 3d5। 4s1 3d5। द एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन होना तो चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया तो मेक इट हाफ फिल्ड। फिर अगले वाले में 4s2 3d5।
then 4s2 3d6, then 4s2 3d7, निकल हो जाएगा 4s2 3d8, 4s1 3d10 copper 10 4s1 3d10, again exception, and zinc 4s2 3d10. आप लोग सब ये कॉन्फ़िगरेशन नोट करिए. And based upon this, who will tell me the general electronic configuration of D block? सिर्फ हैंड रेज करिएगा, बोलिएगा नहीं. पूरे डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? और कोई? साहिल आप बताओगे डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आप बताओगे? शौर्य आप बोलो. सर 4s and 3dn. मैं डी ब्लॉक की पूछ रहा हूं. अगर मैं डी ब्लॉक बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ 3D नहीं पूछ रहा, मैं 4D 5D 6D सबके लिए पूछ रहा हूं, इसलिए 4 और 3 तो यूज ही मत करो. अनन्या आप बताओ क्या बता रहे थे? ठीक है, श्रेया आप बताना. सर NS 0 to 2, N-1 D 1 to 10. आपने बोला 0 to 2, इसमें मुझे दिखाओ 0 कहां पे है? यस सर पैलेडियम में आता है. किसमें आता है? पैलेडियम 0 नहीं. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक होती है NS 1 to 2, 1 or 2, N-1 D 1 to 10. हम ये बोल रहे हैं N में तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. जैसे यहाँ पे सबने देखिए 2 है, बस क्रोमियम में और कॉपर में 1 है. तो N में NS में या तो 1 होगा या 2 होगा. N-1 D में 1 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पूछी जाती है एग्जाम में, एज अ 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, तो वो आपको जरूर याद रखनी है. अब आप सब लोग बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सब लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट नाम सुना है? एवरीबॉडी टेल मी, ट्रांजिशन एलिमेंट नाम सुना है? यस सर. किन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स मालूम है? क्या डी ब्लॉक का ही दूसरा नाम ट्रांजिशन होता है? यस सर. सब लोग बताइए, क्या डी ब्लॉक का ही दूसरा नाम ट्रांजिशन होता है? और डी ब्लॉक और ट्रांजिशन में कोई अंतर नहीं होता? जो आपको मालूम है वो बताओ. सर डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि पी से एस ब्लॉक के बीच में. ऋषभ मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, क्या डी ब्लॉक और ट्रांजिशन में कोई अंतर नहीं होता? सर होता तो है. सर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. एक्सेप्शन नहीं, देयर इज अ डिफरेंस. डी ब्लॉक और ट्रांजिशन में उतना ही अंतर होता है कि आप ये कह सकते हो कि हर ट्रांजिशन एलिमेंट एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन हर डी ब्लॉक एलिमेंट एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं. एवरी डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बट एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट इज अ डी ब्लॉक. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस. देखिए ये याद रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which contain the partially filled d subshell either in their ground state or at least in their common oxidation state. वो सारे एलिमेंट जिनमें d subshell partially filled होगा either in their ground state or at least in their common oxidation state. अब इसका मतलब क्या है वो मैं लिख पाता हूं. आप एक हेडिंग डालिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सब लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स हेडिंग डालें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है.
all those elements which contain the partially filled D subshell, which contain the partially filled D subshell either in their ground state, or at least in their common oxidation state. Or at least in their common oxidation state are called transition elements. Or at least in their common oxidation state are called transition elements. देखो मैं इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा आपको। आप सब लोग बताइए, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, और जब डी में 10 हो जाएंगे, डी 10 पूरा फिल्ड हो जाएगा, तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या होता है? नहीं, पार्शियली फिल्ड का मतलब इज नॉट हाफ फिल्ड, पार्शियली फिल्ड का मतलब है इनकम्प्लीटली फिल्ड। कई बार ये दिस इज अ कॉमन मिस्टेक, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं पार्शियली फिल्ड का मतलब आधा फिल्ड। पार्शियल का मतलब आधा नहीं होता, पार्शियल का मतलब इनकम्प्लीट होता है, समझ रहे हैं? तो D1 बताइए, क्या ये पार्शियली फिल्ड है? सब लोग बोलो, क्या ये पार्शियली फिल्ड है? यस सर। Yes, sir. और ये देखिए सब पार्शियली फिल्ड है यहां तक। यस सर। क्या यहां तक सब पार्शियली फिल्ड है? Yes. ये क्या इसका डी पार्शियली फिल्ड है? कॉपर का नहीं है, कॉपर डजंट कंटेन द पार्शियल फिल्ड डी सबशेल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। लेकिन कॉपर की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉपर 2+। आप बताइए कॉपर 2+ बनाओगे तो क्या बन जाएगा? 4s0 3d9। एक यहां से निकला, एक यहां से निकला। क्या अब ये पार्शियली फिल्ड हो गया? यस। तो कॉपर को भी मान लीजिए ट्रांजिशन, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो हैं जो या तो अपनी ग्राउंड स्टेट में या अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड शो कर पाए। लेकिन जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट Zn2+ है। बताइए Zn2+ क्या वो पार्शियली कंटेन करेगा? नो सर। Zn2+ हो जाएगा 4s0 3d10। ये तो हमेशा कंप्लीटली फिल्ड बना रहता है। तो जिंक एक डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट, समझ रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच कंटेन द पार्शियली फिल्ड डी सबशेल आइदर इन देयर ग्राउंड स्टेट और एट लीस्ट इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया या नहीं आया सब? ठीक है, यस सर। तो ये याद रखिएगा, 3D 4D 5D और 6D टोटल मिला के इनमें 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं। उन 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से 36 डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन है, लेकिन हर सीरीज का आखिरी एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं। जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम अपनी अपनी सीरीज के आखिरी एलिमेंट बताए हैं मैंने। जैसे इसमें 3D10 होता है, ये 4D10, ये 5D10, ये 6D10 बना रहता है। तो ये 4 एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? यस। दीज आर द 4 D block elements which are not the transition elements। तो एक लास्ट चीज, आज की क्लास की एक लास्ट चीज, क्या आप मुझे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो? ये तो डी ब्लॉक की थी, ट्रांजिशन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? कोई चेंज या आपको लगता है यही तो होगी? D1 to 9। 1 to अब 0 to 2 भी बोलना है, क्योंकि कॉपर ट्रांजिशन तब हुआ जब कॉपर 2+ बना। कॉपर 2+ में कॉपर 0 हो गया, 4s0 हो गया। तो आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन में बताना है NS0 to 2 N-1D 1 to 9। ये ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन और डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन में एक डिफरेंस होता है। सब लोग बताइए, अनन्या, आयुष, गौरांग, हार्दिक, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन तक कर लीजिए आज आप।
नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क करना मत भूलिएगा, मैंने 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं पिछले चैप्टर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Thank you, sir. Have a good day. ओके, Good day, sir. गुड डे।